Hi everyone, welcome to the Psych Scholar. Today we will be doing part 5th of chapter 3. In this video lecture we will understand about lifestyle. अच्छे लाइफस्टाइल की वजह से हमको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हम वो समझेंगे. कोपिंग विद स्ट्रेस, स्ट्रेस से किस तरीके से कोप करना चाहिए, एंड देन विल ऑल्सो अंडरस्टैंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपने स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर पाए. नाउ व्हाट इज लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? द वे यू लिव योर लाइफ. आप अपनी लाइफ किस तरीके से बिताते हो. द ओवरऑल पैटर्न ऑफ डिसीजन एंड बिहेवियर दैट डिटरमाइंस अ पर्सन हेल्थ एंड अ क्वालिटी ऑफ लाइफ. आप अपनी डेली लाइफ में किस टाइप के डिसीजंस लेते हो. द चॉइसेस दैट यू मेक एवरी डे, वॉट यू ईट, हाउ मच यू एक्सरसाइज अफेक्ट्स योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस. तो आप जिस टाइप के डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ में वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है. अगर आपके ऐसे डिसीजन है दैट यू ईट बैलेंस डाइट, आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे और आपके पास अच्छा फैमिली सपोर्ट है, दिस इज हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर. ये एक अच्छा लाइफस्टाइल हुआ जो आपको किस में हेल्प करेगा. आपको दिस विल हेल्प यू टू बी इन अ गुड शेप, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अ गुड हेल्थ. सो अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, दिस विल ऑल्सो एनहेंस योर हेल्थ एंड लॉन्गेटिविटी. अ गुड लाइफस्टाइल विल हेल्प यू टू लिव लॉन्गर. A good lifestyle will help you live longer. Another point is stressed individual may be more likely to expose themselves to the pathogen. अब ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं. जो स्ट्रेस्ड लोग होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, that can make them sick. Stress can make you sick. अब ये जो स्ट्रेस है इसको हम डील कैसे कर सकते हैं, इसके साथ हम कोप कैसे कर सकते हैं, ये हम अभी समझेंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कोपिंग. कोपिंग का मतलब क्या होता है? कोपिंग मीन्स हाउ यू डील विद स्ट्रेस. हाउ यू डील विद स्ट्रेस. कोपिंग इज हाउ यू डील विद स्ट्रेस. आप किस तरीके से स्ट्रेस के साथ डील करते हो. So when something stressful happen, you react in a manner that will solve your problem. आप इस अगर आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रेसफुल होता है, आप इस तरीके से रिएक्ट करते हो जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी. कोपिंग इज अ डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू द स्ट्रेस. सो कोपिंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिचुएशन. यहाँ पर क्या लिखा है? सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू द स्ट्रेस. तो कोपिंग इज डिफरेंट for different situation. For example, आप जिस तरीके से, आप सपोज करो आप किसी प्रॉब्लम में हो और पहली प्रॉब्लम है आपके सामने, कोई एग्जाम है आपका, देयर इज अ बिग एग्जाम इन फ्रंट ऑफ यू. तो आप इसके साथ जिस तरीके से डील करोगे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा किससे. अगर आपकी फाइट हो गई है आपके फ्रेंड से, तो आपके सामने दो सिचुएशन है. एक में आपके सामने कोई बड़ा एग्जाम है और दूसरे में देयर इज अ फाइट विद योर फ्रेंड. फाइट विद योर फ्रेंड. तो आप इन दोनों सिचुएशन में जिस तरीके से डील करोगे वो बहुत ज़्यादा डिफर करेगा. इट इज़ अ कॉन्क्रीट रिस्पॉन्सेज टू द स्ट्रेसफुल सिचुएशन और इवेंट. ये कोपिंग में क्या होता है? आप कुछ रिस्पॉन्स देते हो और आप ये रिस्पॉन्स क्यों दे रहे हो? विद द इंटेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम और रिड्यूस स्ट्रेस. आप चाहते हो जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और जो आपका स्ट्रेस है वो कम हो जाए. नाउ इंडिविजुअल शोज कंसिस्टेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इसका क्या मतलब है कि जो हमारा कोपिंग है इसके अंदर आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. मतलब जिस तरीके से आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डील करोगे और जिस तरीके से दूसरा एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डील करेगा उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे. सो दिस इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. आपने देखा होगा अगर लोगों के सामने प्रॉब्लम है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत प्रॉब्लम के बाद भी वो थोड़े काम रहते हैं, वो शांति से चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढने पे कोशिश करते हैं. और कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं. सो दीज आर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. आपको कोपिंग में इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखते हैं. और कोपिंग एक सिचुएशन स्पेसिफिक
स्ट्रेस रिएक्शन है स्ट्रेस के लिए, और यहाँ पर आप चाहते हो जो भी आपके सामने प्रॉब्लम है आप उसका एक सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो सो दैट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप चाहते हो कि आपका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाए. सो आई होप द मीनिंग ऑफ कोपिंग इज क्लियर. Now let's try to understand three coping strategies given by Endler and Parker. So the first is task oriented strategy. Task oriented strategy simply means you are going to focus on the information about the stressful situation. आपके सामने जो भी प्रॉब्लम है आप उस पर फोकस करोगे और उससे रिलेटेड आप जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो यू विल गैदर दैट इन्फॉर्मेशन. यू विल ऑल्सो थिंक अबाउट द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में आप सोचोगे क्या क्या ऑल्टरनेटिव आप कर सकते हो. एंड यू विल ऑल्सो थिंक अबाउट द प्रोबेबल आउटकम कि आपको क्या आउटकम निकल कर आएगा. सो हेयर योर फोकस इज डायरेक्टली ऑन द सिचुएशन. आप यहाँ पर सिचुएशन से डायरेक्टली डील करोगे, आप समझोगे जो भी आपके सामने प्रॉब्लम है. सो दिस इज टास्क ओरिएंटेड. Second is emotion oriented. Emotion oriented simply means that you are going to focus on your emotion rather than solving the problem. यहाँ पे आप किस चीज़ पे फोकस करते हो, आप अपने इमोशंस पे फोकस करते हो. यू फोकस ऑन योर इमोशन. आप कोशिश करते हो टू कंट्रोल वंस इमोशन. सो इन दिस ये चीज़ भी हो सकती है वेंटिंग फीलिंग ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन. मतलब आपके सामने जो भी सिचुएशन है आप हो सकता है यू वेंट आउट योर फ्रस्ट्रेशन. आप रो उससे रिलेटेड, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा इमोशंस फील करोगे तो आप अपने इमोशंस को वेंट आउट करोगे यहाँ पर. देन थर्ड इज अवॉइडेंस ओरिएंटेड. अवॉइडेंस ओरिएंटेड जैसा इसका नाम है अवॉइडेंस ओरिएंटेड, यहाँ पे जो भी आपके सामने प्रॉब्लम है यू विल कम्प्लीटली अवॉइड इट, डिनाइंग और मिनिमाइजिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन. जो भी प्रॉब्लम है आप उसको अवॉइड कर दोगे. फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि आपका कोई असाइनमेंट है तो आपका मन नहीं है उस असाइनमेंट को करने का, मतलब इन द सेंस आप असाइनमेंट के बारे में सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हो. तो आप क्या करते हो, यू फोन अप अ फ्रेंड. आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हो एंड देन यू आस्क हिम और हर हाउ मच हैव यू डन. मेरा तो इतना हो गया, तुमने कितना करा है. या फिर आप किसी और चीज़ के बारे में बात करने लग जाते हो एंड देन यू एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम. सो जैसे अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो आप टीवी देखने बैठ गए हो, आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो. सो दिस इज अवॉइडेंस. टास्क ओरिएंटेड इज दैट यू आर फोकसिंग ऑन द टास्क. इमोशन ओरिएंटेड इज that you are focusing on your emotion. Avoidance simply means that you are avoiding the stressful situation completely. I hope this is clear. Now Lazarus and Folkman has conceptualized coping as dynamic process rather than an individual trait. अब ये क्या बोलते हैं, जो कोपिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक प्रोसेस है. डायनामिक प्रोसेस का मतलब क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट है. मतलब जिस तरीके से हम कोप करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है. कोपिंग रेफर्स टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एफर्ट. तो कोपिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने कॉग्निटिव और बिहेवियरल एफर्ट को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन, टू मास्टर, रिड्यूस एंड टॉलरेट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिमांड्स. जो भी हमारे सामने इंटरनल और एक्सटर्नल डिमांड है, जो भी हमारे सामने स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को चेंज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने कॉग्निटिव और बिहेवियर एफर्ट को चेंज करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने भी दो कोपिंग स्ट्रैटेजीज दिया, प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रैटेजी and emotional oriented strategy. This is same as the task oriented, and emotional focused is same as the emotions oriented strategy. So problem focused strategy, यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे प्रॉब्लम पे फोकस करोगे. आप कोशिश करोगे कि आप इंफॉर्मेशन ले सको ज़्यादा से ज़्यादा अबाउट द प्रॉब्लम. तो यहाँ इससे होगा क्या, दिस विल इंक्रीज योर अवेयरनेस, लेवल ऑफ नॉलेज एंड द रेंज ऑफ कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल कोपिंग ऑप्शंस. मतलब जो भी चीज़ें आप पॉसिबली कर सकते हो, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एफर्ट्स जो आप लगा सकते हो, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे. मतलब आप नई नई चीज़ों को सीख जाओगे. देन इमोशनल फोकस स्ट्रैटेजी में क्या है कि यहाँ पर आप इमोशंस पे फोकस करते हो. दिस कॉल फॉर द साइकोलॉजिकल चेंज. साइकोलॉजिकल चेंज मतलब आप जिस तरीके से चीज़ों के बारे में फील करोगे, जिस तरीके से चीज़ों के बारे में सोचोगे, वहाँ पे आप कुछ चेंजेस लाते हो. उस वजह से होगा क्या, जो आपकी इमोशनल डिस्ट्रप्शन है जो इवेंट की वजह से हो रही है उसको आप थोड़ा सा कम करोगे. और यहाँ पर आप इवेंट पे कोई फोकस नहीं करते हो, मतलब प्रॉब्लम पे फोकस नहीं है. यहाँ पे आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, आप चीज़ों के बारे में जिस तरीके से सोचोगे समझोगे आप उस पर फोकस कर रहे हो. प्रॉब्लम फोकस्ड टास्क पे फोकस करना, इमोशन फोकस्ड इमोशंस पे फोकस करना. एंड दिस कॉल्स फॉर द साइकोलॉजिकल चेंज. मतलब आप साइकोलॉजिकली चीज़ों के बारे में ऑल्टर करना स्टार्ट करोगे. Now let's understand stress management techniques. So first is relaxation technique. Relaxation technique will help you to relax your mind
एंड बॉडी टू रिड्यूस स्ट्रेस। ये आपके माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प करेगी और साथ साथ आपका स्ट्रेस रिलीज होगा। सो इट स्टार्ट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड प्रोग्रेसेस अप टू द फेशियल मसल। देखो यहाँ पे होता क्या है, आप क्या करते हो, जो आपकी लोअर बॉडी है वहाँ पे जो मसल्स है आप उसको थोड़ा सा स्टिफ करोगे एंड देन यू रिलीज इट। इस तरीके से इसको आप अपवर्ड प्रोग्रेस करवाओगे, मतलब आपके फेशियल मसल्स तक ये चीज़ आएगी। तो पहले आप अपनी जो मसल्स है उसको स्टिफ करोगे एंड देन यू रिलीज इट। दिस इज नोन एज मसल रिलैक्सेशन। आप अपनी मसल्स को रिलैक्स करने की कोशिश करोगे। साथ साथ आप यहाँ पे डीप ब्रीदिंग भी यूज कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग क्या होता है, गहरी सांसें लेना। सो दिस इज रिलैक्सेशन टेक्निक। सेकेंड इज मेडिटेशन। मेडिटेशन सिंपली मीन्स दैट यू आर फोकसिंग on your mind and becoming aware of your thoughts and emotion। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पर आप अपने थॉट्स पे ज़्यादा फोकस करते हो, आप अपने अंदर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हो एंड देन यू बिकम completely unaware about the outside simulation। जो बाहर चीज़ें चल रही हैं आप उसके बारे में आप अनअवेयर हो जाते हो और आप कहाँ फोकस करते हो, आप अपने इनर माइंड में फोकस करते हो, आप अपने थॉट्स पे ज़्यादा फोकस करते हो, आप अपने इमोशंस पे ज़्यादा फोकस करते हो। दिस इज मेडिटेशन। देन थर्ड इज बायो फीडबैक। इसको हम और भी ज़्यादा डिटेल में भी समझेंगे। सो यहाँ अगर आप इसको वर्ड को ब्रेक डाउन करो, बायो, बायो मीन्स बॉडी, फीडबैक आपको आपकी बॉडी का फीडबैक मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, अब सपोज करो देयर इज अ डिवाइस अटैच टू योर बॉडी, वहाँ से आपकी हार्ट रेट के बारे में आपको पता चलता है। तो आप देखते हो कि जो आपका हार्ट रेट है वो अबव एवरेज है, अबव एवरेज हार्ट रेट। अब ये जो आपका हार्ट रेट है अबव एवरेज है, इसके बाद आपको रिलैक्सेशन टेक्निक कराई जाती है, साथ साथ आपको डीप ब्रीदिंग कराई जाती है। डीप ब्रीथिंग, ये करने से क्या होता है, आप देखते हो जो डिवाइस से आपकी बॉडी का जो हार्ट रेट दिख रहा है, आप देखते हो जो आपका हार्ट रेट है वो नॉर्मल होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इट्स अ प्रोसीजर टू मॉनिटर एंड रिड्यूस फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस। आप अपनी करंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में जानते हो कि आपकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। मतलब अगर आप देख रहे हो कि आपका जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको आपकी बॉडी का फीडबैक पता चल रहा है कि अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपका हार्ट रेट इतना है। फिर आप रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करते हो, आप डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस करते हो, और जब आप वो चीज़ प्रैक्टिस करते हो फिर से आप देखते हो, आपको दोबारा से फीडबैक मिलता है कि जो आपका हार्ट रेट है वो वापस से फिर नॉर्मल होने लगता है। सो दिस इज बायो फीडबैक। इसको अभी हम दोबारा से डिटेल में भी देखेंगे। देन इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। अब क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है, यूजिंग इमेजिनेशन टू फील रिलैक्स्ड एंड पॉजिटिव। आप यहाँ पे इमेजिनेशन का यूज़ करते हो ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड फील हो, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील हो। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिनिंग योर सेल्फ ऑन अ बीच विद अ साउंड ऑफ वेव टू फील काम। आप सोचो आप बीच पर हो और आपको वेव्स की आवाज़ आ रही है, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा काम फील होगा। देन इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, दिस विल इम्प्रूव योर हेल्थ। आपका जो मतलब इट विल इम्प्रूव योर एफिशिएंसी ऑफ योर हार्ट, आपका ब्लड प्रेशर इससे नॉर्मल होगा, आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इससे काफ़ी अच्छा होगा। ऐसा बोला जाता है डेली आपको 30 to 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज करनी चाहिए टू कीप योर बॉडी हेल्थी। देन इज कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक। कॉग्निटिव मतलब आप जिस तरीके से सोचते हो, बिहेवियरल जिस तरीके से आप एक्ट करते हो, तो ये एक टेक्निक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी आपके इररेशनल और नेगेटिव थॉट्स हैं उसको हम रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव वालों के साथ। योर इररेशनल एंड नेगेटिव थॉट्स विल बी रिप्लेस्ड विद द पॉजिटिव वंस। यहाँ पे हम 3 टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, असेसमेंट, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक, एप्लीकेशन एंड फॉलो, बायो फीडबैक और कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक। इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बायोफीडबैक ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस। बायोफीडबैक ट्रेनिंग में हमारे 3 स्टेजेस हैं। डेवलपिंग अवेयरनेस ऑफ अ पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल हार्ट रेट। अगर आपको पता लगता है, अपनी अवेयरनेस होना, अपने बॉडी के जो फंक्शंस हैं उसकी अवेयरनेस होना कि वो स्ट्रेस में किस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो हम सेम एग्जाम्पल लेंगे, सपोज करो हार्ट रेट जो था वो अबव एवरेज था, अबव नॉर्मल था। अब जब आपको इसके बारे में अवेयरनेस हुई, जब आपको इसके बारे में फीडबैक मिला,
तब आपने सीखा कि आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या सीखते हो, कंट्रोल करना चीज़ों को थ्रू रिलैक्सेशन के थ्रू आपने कंट्रोल करना सीखा। जब आपने रिलैक्सेशन करी तब आपको फिर से एक फीडबैक मिला कि अगर आप रिलैक्सेशन करोगे तो आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर सकती है, आपका जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल रह सकता है। देन ट्रांसफरिंग दैट कंट्रोल इनटू द कंडीशन ऑफ एवरीडे लाइफ। अब ये जो चीज़ आपने सीखी है इसको आप डेली लाइफ में ट्रांसफर करोगे। सो आई होप बायो फीडबैक इज क्लियर। देन इज कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो इन दिस वी हैव मेनली 3 phrases. द फर्स्ट इज असेसमेंट। असेसमेंट में क्या होता है, जो भी आप सबसे पहले असेस करोगे, यू विल अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। आप जो भी प्रॉब्लम है आप उसको असेस करोगे और आप समझोगे जो आपका क्लाइंट है, पेशेंट है, वो किस तरीके से उस चीज़ को समझ रहे हैं। असेसमेंट। असेसमेंट करने के बाद आप स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक सिखाओगे, आप डीप ब्रीथिंग सिखाओगे, आप मसल रिलैक्सेशन सिखा सकते हो। देन यू विल हेल्प योर क्लाइंट टू अंडरस्टैंड स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स। आप उसको स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक सिखाओगे सच एज रिलैक्सेशन और सेल्फ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन। यू विल टेल योर क्लाइंट टू फॉलो दिस इन द डेली लाइफ। आप अपने क्लाइंट को बोलोगे आप इसको डेली फॉलो अप करो, अप्लाई करो और फॉलो थ्रू, मतलब आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखो। सो आई होप टिल हियर इट इज़ क्लियर। So if you have any doubt, you may ask in the comment section. And if you want to download this PPT, you can email me on the psychscholar24@gmail.com. And if you want to join my live classes for class 11th and 12th, graduation, masters, or any other competitive exam like CUET, GATE, NET, JRF, MPhil, then you can email me to enroll. Thank you for watching this video lecture.